लेकिन जितनी करप्शन आपको लगती है गवर्नमेंट में है, बाहर से लगती है, उतनी नहीं होती। पब्लिक को भी पता होता है अगर कोई ज्यादा गलत इंडल्ज कर रहा है ऐसी चीजों में। कोई हर्ज नहीं है इसमें फीलिंग ये करना कि हम एक स्टेटस वाली पोस्ट पे आए हैं। So let's start the podcast. So right now, sir, currently you are a mentor of UPSC, right? Yeah, that's one of the things I do. So I'm a motivational speaker. I travel across India to speak. I address colleges, corporates, government. And one of the things I do is to mentor UPSC aspirants. Yes. Okay. See, sir, what I feel is in UPSC especially, this craze of UPSC and people like giving 3 to 4 years of their lives in UPSC, like we all have seen that, right? आप ये बिलीव करते हो कि 1-2 साल या 2-3 बार ट्राई करने के बाद अगर आपको ये दिखे कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, आप नहीं कर पा रहे, तो आपको वो ड्रॉप ले लेना चाहिए? क्योंकि अभी हाल ही में 12th फेल आई, तो उसमें हमने देखा कि बार बार ट्राई किया और लास्ट में जाके हो गया, लेकिन बहुत बार केसेस में ऐसा नहीं हो पाता। So you believe that? Yeah, I think it is important to take a reality check. If अगर 2 साल के बाद आपको लग रहा है कि आप बहुत दूर हैं किनारे से या मंजिल से, तो फिर 2 साल में ही आपको मालूम हो जाना चाहिए। और फिर आप अगले 2, 3, 4 साल जो है मत इसमें लगाइए। अगर 2 साल के बाद आपको लगता है या आप क्लोज हैं, तो फिर और बात है, फिर आप जरूर तीसरी चौथी बार दीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले 2 साल में हमें मालूम पड़ जाता है कि हम कितने पानी में हैं या कितने हम क्लोज हैं या जो भी चांसेस हैं, तो उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। Also, sir, इसमें when you like try for UPSC to give your few years here, तो बहुत बार क्या होता है, people don't carry a option B, कि वो कोई भी option B रखना, they don't think कि it's good, वरना फिर you are distracting yourself from option A, like your plan B. So you believe कि plan B भी you should have that plan B in your life if you are doing UPSC or any other thing? Yeah, I think you should have a plan B. I think you should also have a plan C, plan D. सारे प्लान होने चाहिए। लाइफ कोई प्रिडिक्टेबल नहीं होती, और इसमें हमें पता है कि सबसे अच्छे लोग भी रह जाते हैं कई बार, और सबसे ब्रिलियंट लोग भी रह जाते हैं। तो फिर हम अपने आप को इतना चांस जरूर दें कि अगर नहीं हुआ तो हमारे पास कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। एवरीबडी हैज देयर कोर एरिया ऑफ स्टडी, लेट्स से ज्योग्राफी, फिजिक्स, engineering, medicine, arts. So please be perfect in that, और उसी में करियर बनाने के लिए भी तैयार रहिए। और अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो और कॉम्पिटिशन्स के लिए आप तैयार हैं। दैट कुड बी ईपीएफओ, इट कुड बी एचसीएस, पीसीएस, इट कुड बी पुलिस सर्विस इन द स्टेट। सो गिव योरसेल्फ प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी chances. So you feel that while you like get yourself ready for UPSC, उस प्रिपरेशन के दौरान, उस जर्नी में आप ओवरऑल यू डेवलप योरसेल्फ, कि अगर आपने उसकी तैयारी कर ली तो किसी और ना और चीज में आप कर ही लो, लाइक दैट? Yes, I believe that. And I have talked about this on various big podcasts. Right. But the point is that beyond a point, we should not keep on preparing. I feel that 2 years of your career can be given to this preparation. Even then, you should do something side by side. जैसे कि कोई जॉब, लाइट जॉब या हैवी जॉब भी हो, या फिर कोई एजुकेशन हो। और अगर आपको लगता है कि ये नहीं, तो कोई ना कोई प्लान आपके पास होना चाहिए। एंड दैट ग्रोथ फॉर दोस 2 years विल गिव यू एक्स्ट्रा जीके, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपने पढ़ाई की है, एंड दैट विल हेल्प यू इन अदर करियर। सो डेफिनेटली इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन दैट वे, बट बियॉन्ड द पॉइंट वी शुड नॉट गो ऑन प्रिपेयरिंग सो दैट अब 2 साल तो ठीक है, उसके बाद अगर आप 5 साल और लगाते हैं, 4 साल और लगाते हैं, तो 12th फेल वाला जो चांस है वो रेयर होता है। इसलिए यू शुड नॉट गो बाय दैट। Also, sir, do you feel that luck matters in this? Like, even though you are so talented, luck. Do you feel that? Yeah, luck matters. Yeah, luck definitely matters in life. You see, you are sitting in an aeroplane or you are sitting in a train or a bus. आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं या बैठी हैं जो आपको जॉब दे सकते हैं। आपसे बातें शुरू हो जाती हैं उनकी, और आपको वो इम्प्रेस हो जाते हैं आपके कॉन्फिडेंस से, आपके, तो दैट इज लक। एंड दे आर सिटिंग नेक्स्ट टू यू, दैट इज योर लक। बट योर कॉन्फिडेंस इज नॉट योर लक। वो आपने अच्छा बनाया हुआ है अपना कॉन्फिडेंस, तो वो आपको बोलते हैं आई वुड लाइक टू गिव यू अ जॉब इन माई कंपनी। अब बिठाया तो किसी और ने आपको,
लक ने बिठाया। अगर वो आपके 2 सीटें अलग बैठे होते तो फिर वो लक आपकी कुछ और होती, लेकिन कॉन्फिडेंस और क्वालिटी आपके अंदर थी बात करने की। सो आई थिंक सिमिलरली इन द यूपीएससी एग्जाम there is definitely a luck factor in the public service commission exams of the state also. So everything is not on talent and quality. There is definitely a luck factor, but don't depend on luck. Sir, have you ever met someone, मतलब कोई भी ऐसा बच्चा जो आपको फील हुआ हो कि अरे ये जेन्युइनली ये पोजीशन डिजर्व करता है, लेकिन वो उसके अटेम्प्ट में वो नहीं हो पाया clear, और वो रह गया, कोई भी ऐसा बच्चा? ऐसे हैं कैंडिडेट्स, और मैं आजकल मॉक इंटरव्यूज की तैयारी करवाता हूँ बहुत से यूपीएससी कैंडिडेट्स को, कुछ अकेडमीज के साथ भी, और एक हमारी अपनी अकेडमी है, फैमिली फ्रेंड्स है हमारे, जो मैं मेंटर हूँ विवेक आईएएस करियर अकेडमी में। तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू में हमें लगे कि बहुत ही बढ़िया हैं, बट उनका अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट आया वो उस हिसाब से नहीं आया जो होना चाहिए था। मे बी द रिटन मार्क्स वर नॉट दैट मच, but they were very good candidates. So maybe the nation has also lost out on those good candidates. ऐसा भी होता है कई बार, और मुझे ऐसे बिल्कुल मिले हैं कुछ लोग जो होने चाहिए थे पर नहीं हो पाए। Have you met someone जो मतलब अगर नहीं हो पाया तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा ऐसे डिप्रेसिंग फेज में चला गया, या जैसे एक लाइफ ने एक सेटबैक दिया उस वाले जोन में? देखो, मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर एंड मेंटर, तो मेरे से रोज यंगस्टर्स बात करते हैं। अभी आपके पॉडकास्ट से पहले एक गर्ल है झारखंड से, उसने मुझे फोन किया, यंग स्टूडेंट है, पहली बार उसने मुझे बात की। उसने पहले टेक्स्ट किया कि मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं फाइनेंशियल एक्सेट्रा, फिर मैंने उससे 20 मिनट 15 मिनट बात की फोन पे, आई गाइडेड हर। सो आई मीट अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हु डिड नॉट गेट व्हाट दे वांटेड. So when they did not get what they wanted, then they became depressed. But it is not like that. It is basically that we have to, get over all this. कोई गारंटी थोड़ी है चीज की, यूपीएससी की तो गारंटी कोई भी नहीं है। इट्स लाइक इंडियन क्रिकेट टीम में आपने आना है, अब वहां पे तो 11 लोग हैं ना अभी, और चलो मान लीजिए 40 people are in the fray to play for India, and you have to be one of those 40, whereas there are 40 lakh people who want to be there. So it's very difficult at times. आई थिंक ये चीज, फॉर एग्जांपल अब ये जो नीट का स्कैम हुआ उसमें सो मेनी स्टूडेंट्स आई कैन से सब उन्होंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया, बट द थिंग इज कि लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट दैट नीट एग्जाम, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। There are so many things. There are so many things in life, and sometimes you can join an NGO which is a top NGO, and you are able to serve the society. And sometimes you can join a state civil service and do more for the society. Sometimes you join the police or you join the customs department. You wanted to join IAS, but all these things are part of life. Sir, what matters the most in that interview? उस इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्या चीज मैटर करती है? इंटरव्यू में वो पर्सनालिटी टेस्ट है, तो पर्सनालिटी टेस्ट में क्या मैटर करता है? आपकी पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी ऊपर ऊपर से नहीं होती, वो अंदर से होती है। तो आपका माइंडसेट शांत होना चाहिए, एक आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, एक आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, चाहे वो हिंदी में है, इंग्लिश में है, तमिल में है, जो भी आपकी लैंग्वेज। एंड सेकेंडली थर्डली आपके यू शुड हैव अ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, और आप ब्लफ नहीं कर सकते। तो यू हैव टू, यू सी, आपकी नॉलेज टेस्ट हो चुकी है ऑलरेडी मेन एग्जाम में, प्रीलिम्स में, अब आपका टेस्ट जो है वो पर्सनैलिटी का है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट करना भी जरूरी है उनको। और 40 मिनट्स का अगर आपका इंटरव्यू है तो वो आपको पता, इतना उनको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति या ये कैंडिडेट जो है ये कितना कॉन्फिडेंट है, पर्सनैलिटी कितनी बैलेंस्ड है। अगर कोई क्वेश्चन प्रेशर वाला आ गया तो उस प्रेशर वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। तो पॉजिटिव, चीयरफुल and balanced mindset is required. So sir, as we all know that an IAS plays a huge role, in our country to serve our country, या कोई भी ब्यूरोक्रेट हुआ, तो किसी भी पॉलिसी बनने में, जो कोई भी पॉलिसी बनती है उसमें एक IAS ऑफिसर कितना मतलब रोल प्ले करते हैं उस चीज में, कोई भी पॉलिसी बनने में या उसको इम्प्लीमेंट बहुत रोल प्ले करते हैं, बहुत रोल प्ले करते हैं सभी सर्विसेज के ऑफिसर्स, पुलिस, रेवेन्यू सर्विस, IAS, forest service, they all play a role because they prepare proposals, they prepare draft policies, they prepare even draft bills. बिल जो होता है पार्लियामेंट पास करती है, जो एक्ट बनता है, वो काफी सिविल सर्वेंट्स करते हैं तैयारी। और सिविल सर्वेंट्स जब तैयारी करते हैं तो मीटिंग्स करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिस्कस करते हैं। जब उनका
एक ड्राफ्ट बन जाता है, पॉलिटिशियंस के साथ भी डिस्कस करेंगे वो मिनिस्टर्स के साथ, उसके बाद अल्टीमेटली जो पार्लियामेंट है या जो असेंबली है वो अप्रूव करती है वो पॉलिसी, या हो सकता है कि कैबिनेट सेक्रेटरी कोई अप्रूव करे, या कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स अप्रूव करे, या चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर अप्रूव करें। लेकिन प्रेपरेटरी फेज जो है और जो हार्ड वर्क है उसको बनाने में, उसको इवन इम्प्लीमेंट करने में, वो सिविल सर्वेंट्स का ही होता है। अभी सर आपने पॉलिटिक्स मेंशन की, तो ये मेरा एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि आईएएस की लाइफ में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किस लेवल तक होती है वो हम सबको पता है, लेकिन किस लेवल तक? उतनी नहीं होती जितना ये सवाल पूछा जाता है। तो सवाल बहुत ज्यादा आता है ये वाला एस्पिरेंट्स का। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप अगर किसी गांव में रहते हैं तो सरपंच की इंटरफेरेंस आपके साथ होगी हो। वो कहेंगे सरपंच साहब के नहीं, हमने यहाँ पे एक गार्बेज डंप बनाना है आपके घर के बाहर। आप कहोगे कि नहीं हमारे घर के बाहर मत बनाओ, उधर बनाओ। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो भी। आप सर्विस में भी नहीं हो, आप तो रेजिडेंट हो। उसके बाद फिर आपके पास कोई आएगा कि वो आप मान लो आप छोटे मोटे किसी जॉब में हो, फिर भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है। सिविल सर्विस में थोड़ा सा ज्यादा इसलिए होता है कि आपके जो डिसीजंस हैं, जो आपका काम है, वो पॉलिटिशियंस के दायरे में ही होता है। मिनिस्टर के साथ, एमएलएज के साथ, असेंबली में जाती हैं चीजें, फिर पार्टीज को फर्क पड़ता है, पब्लिक इंटरेस्ट है, पब्लिक वेलफेयर है, तो इसलिए वो थोड़ा सा इंटरफेरेंस होगा ही। पॉलिटिशियन हमेशा चाहेगा कि उनके आदमी, उनके लोगों का काम हो। तो आपको ये बोलना होता है कि ये काम हो सकता है अगर इंटरफेयर वो कर रहे हैं, और ये काम नहीं हो सकता है। ये मैंने कई पॉडकास्ट में बोला है कि ये आपको स्टैंड लेना है एज एन ऑफिसर, और अगर आप स्टैंड लेंगे तो फिर आपका काम ठीक ही रहेगा। But have you seen any of your IAS friend जिसने पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर काम किया हो? नहीं, मैंने खुद भी किया है, फ्रेंड्स ने भी किया है, मेरे फादर भी आईपीएस ऑफिसर थे। तो पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर ही काम कई बार करना पड़ता है। और पॉलिटिशियंस भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, और कई बार वो रीजनेबल होते हैं, तो उनको समझाना पड़ता है। आपके समझाने का तरीका भी होना चाहिए कि मंत्री जी ये चीज जो है ये मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, आप ये 2-3 पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ, फिर आप जैसा फैसला करें वो ठीक है। सो यू हैव टू टेल द मिनिस्टर, and then the minister or the politician, 90% of them are reasonable people। लगते हैं अनरीजनेबल हैं, लेकिन वो रीजनेबल ही होते हैं। उनके इंटरेस्ट ये होता है कि उनके आदमियों का काम हो जाए, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम हो जाए, उनके जो पार्टी के लोगों हैं, उनके जो वर्कर हैं, उनके अपने पर्सनल काम हो जाए। तो ये जो काम होते हैं वो होने वाले हैं, वो कर देने चाहिए ऑफिसर्स को। जो नहीं बनते हैं, जो नहीं हो सकते, विच आर नॉट वैलिड, देन द ऑफिसर हैज टू से that sir this is not possible। तो आप ये नहीं हो पाएगा। अच्छा, half the time ministers just say but they don't really press, they just phone, आप देख लेना ये हो सकता है, नहीं हो सकता। so that kind of thing is quite okay। मतलब इट मींस कि इसमें बस एक बैलेंस है, अगर आप अपना रीजनेबल पॉइंट रखो तो सामने वाला भी समझेगा, काइंड ऑफ समझ ही लेगा वो। आपके समझाने का तरीका, अगर आप अड़ियल वे में बात करेंगे कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता ऐसे, वैसे आजकल कोई ऑफिसर ऐसा बोलता नहीं है मिनिस्टर को, लेकिन अगर वो अड़ियल वे में बात करता है तो इसका मतलब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसको। वो पॉलिटिशियन जो है वो भी तो अपने पब्लिक वेलफेयर की बात कर। अगर कोई बहुत अनरीजनेबल पॉलिटिशियन है, आपकी बात सेंसिबल बात वो नहीं सुन रहे हैं, तो देन यू कैन ऑलवेज टेल हिम कि आई कांट हेल्प एनीमोर, आई कैन नॉट डू। तो फिर वो आपको ट्रांसफर कराएंगे, जो भी करेंगे, बट आप अपना काम सॉलिड वे में करते रहिए और उनको समझाने की कोशिश करें। आईएएस की जिंदगी हम सबको पता है कि पूरा दिन प्लान होता है, बहुत हेक्टिक लाइफ होती है। तो ये जो एक वर्क लाइफ बैलेंस कि चलो इतनी देर काम और इतनी देर अपनी फैमिली को या अपने आप के लिए, तो वर्क लाइफ बैलेंस होता है शुरू के कुछ साल या जब तक आप उस सर्विस में हो, जब तक? यू आर राइट, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स भी बिजी लोग होते हैं, और जितना लगता है लोगों को कि सरकार में इतना काम नहीं होता, बहुत काम होता है, और ऑफिसर लेवल पे भी बहुत काम होता है। तो आपको मैं बता दूं कि कई बार वर्क लाइफ बैलेंस अफेक्ट हो जाता है, और कई बार ट्रांसफर जैसे आर्मी में होता है, नॉन फैमिली स्टेशन पे होता है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है उनको फैमिली से दूर रह के। उसी तरह आईएएस में भी कई बार फैमिली कहीं और होती है। मैं भी 2 साल ऐसी जगह रहा जहाँ फैमिली मेरे साथ नहीं थी, और छोटी 2 डॉटर्स हैं हमारी, छोटी छोटी थी वो। सो इट वाज डिफिकल्ट, but that work life balance has to be maintained।
सो Right. कभी कभी आपको ऐसे सैक्रिफाइस भी करने पड़ते हैं, Hmm. but mostly it is possible to maintain a reasonable work-life balance. It's important. सर जी हमें सिर्फ इतनी नॉलेज है कि आईएएस की लाइफ हेक्टिक होती है, पूरा दिन पूरा प्लान होता है सब कुछ, लेकिन अगर वो दिनचर्या पूछी जाएगी कि क्या क्या काम होते हैं तो वो प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। तो ऐसा होता है कि मीटिंग्स होती हैं और डिस्कशंस होते हैं, और कुछ मीटिंग्स आईएएस ऑफिसर खुद चेयर करेंगे और कुछ मीटिंग वो किसी सीनियर आईएएस ऑफिसर या मंत्री की मीटिंग में जाएंगे। उसके अलावा फाइल वर्क होता है, बहुत सी फाइल्स होती हैं आपके टेबल पे जो आपके पास आई होती हैं, कंप्यूटर पे भी आजकल ई फाइल्स भी होती हैं, तो उसमें डिसीजन लेना होता है या प्रपोजल ऊपर भेजना होता है, ऊपर मीन्स के सीनियर को भेजना होता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट आईएएस ऑफिसर्स हैव टू डू। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक होता है पब्लिक डीलिंग। तो जो Right. पब्लिक डीलिंग पोस्ट में है उसमें बहुत से लोग पब्लिक के आते हैं, कोई ग्रीवेंसेस लेके, कोई प्रपोजल लेके, कोई सजेशन लेके, कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आ रही है, कोई एल्डरली एसोसिएशन आ रही है, कोई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑल्सो। सो ये चीजें होती हैं, और फिर अनकॉल्ड फॉर चीजें भी बहुत होती हैं, बहुत ही ज्यादा अनफोर्सीन चीजें भी होती रहती हैं। तो वो होती हैं, जैसे समझ लीजिए कि सडनली कोई कहीं पे प्रॉब्लम हो गई तो वहां पे आपको पहुंचना पड़ गया, कभी कोई वीआईपी विजिट हो गया तो आपको पहुंचना पड़ गया, इस टाइप से भी हो। मतलब बहुत शॉर्ट नोटिस पे भी बहुत सारी चीजें हो जाती हाँ, अनफोर्सीन चीजें बहुत होती रहती। सर ये पब्लिक डीलिंग में ना बहुत सारे हमने ऐसे आईएएस के नाम सुने हैं जिससे पब्लिक बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप दो लोगों को रखो तो एक से बहुत कुछ ज्यादा कनेक्टेड है, एक से फिर भी उतनी कनेक्टेड नहीं है। मतलब वो ग्राउंड लेवल पे लगा लो, वो इंसान रह के बात करते हैं व्हाटएवर इट इज, तो इसमें सिर्फ बिहेवियर वाली चीज आती है या क्या, क्यों ये ऐसे डिफरेंस कैसे आता है? नहीं, मुझे लगता है कि ये ज्यादातर आईएएस ऑफिसर्स या आईपीएस ऑफिसर्स या सिविल सर्विस ऑफिसर्स, वो देखिए आते तो सब सोसाइटी में से ही और पब्लिक में से ही आते हैं, राइट। और ज्यादातर ग्राउंडेड ही होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो थोड़े हॉट हेडेड हो जाते हैं, हाई हेडेड हो जाते हैं, या वो इतने ज्यादा पब्लिक डीलिंग में ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते या एम्पैथी कम रखते हैं। तो ज्यादातर आपको ऑफिसर्स मिलेंगे जो एम्पैथेटिक होते हैं, बात सुनते हैं, और कई बार जेन्युइन प्रेशर होता है काम का। एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग है, कोई फाइल है, तो इसके लिए हमें काफी कुछ करना पड़ता है, भागदौड़ करनी पड़ती है। तो उसके लिए बीच में कोई मिलने आ गया आपके पास, आधा मिनट है आपके पास, तो प्रॉब्लम है। These things also happen, but most people they try their best. Do you feel सर कि आईएएस ऑफिसर के लिए पब्लिक डीलिंग मतलब लोगों की मतलब ग्राउंड लेवल पे जाके उनसे बातचीत करना और ये सब कुछ ये कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड लेवल पे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए ही हम सर्विस में आए हैं, आईएएस ऑफिसर या सिविल सर्विसेज, किसी भी सिविल सर्विस के। तो वो पब्लिक वेलफेयर अहम है, और कोई भी हम काम करते हैं वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए ही होना चाहिए। तो अगर हम कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति के हक में फैसला कोई करता है ऑफिसर, और उससे बाकी पब्लिक को नुकसान हो रहा है, तो देन दैट ऑफिसर हैज टू सी के लार्जर इंटरेस्ट क्या है। सो इट हैज टू बी डन इन द पब्लिक वेलफेयर। तो वो पब्लिक से जुड़ा रहना, पल्स उनका समझना, गांव में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, स्लम में क्या हो रहा है, उन लोगों से बात करते रहना, ये सब दिस इज पार्ट ऑफ द सिविल सर्विस। तो सर ये क्वेश्चन ये मैंने बहुत अपने आसपास देखा है और सुना है, तो ये क्वेश्चन वहां से आया है कि आईएएस की जब हम बात करें ना तो वो एक पावर, मतलब ये एक सर्विस है, यू आर लाइक कंट्रीब्यूटिंग योर लाइफ टू पीपल, गवर्नमेंट, फॉर दिस नेशन, लेकिन लोगों को सिर्फ पावर दिखती है कि वंस वी गेट इनटू, एक बार हम इसमें बस घुस गए, हमें वो मिल गया तो बस पावर आ जाएगी, दैट्स वो काम को दे रहे हो कि वो कितना स्ट्रेसफुल और कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। तो ये मिथ है लोगों का या ये क्या है, क्योंकि सिर्फ आईएएस इज इक्वल टू पावर? पावर इज पार्ट ऑफ द ड्यूटी। पावर है इसीलिए वो काम इफेक्टिवली कर पाएंगे, क्योंकि पूरी डिस्ट्रिक्ट है, मान लो पूरा, या पूरा स्टेट है किसी चीज में, एग्रीकल्चर का डायरेक्टर है कोई ऑफिसर, तो एग्रीकल्चर में उनको अगर इम्पैक्ट करना है पूरी स्टेट में, तो पावर तो चाहिए ना उसके लिए। तो उनको किसी को ट्रांसफर अपने डिपार्टमेंट में करना है, किसी एक ऑफिसर को डिप्यूट करना है, किसी बजट की अप्रूवल देनी है, कोई नई स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई प्लान बनाना है, तो पावर के बिना वो भी नहीं, एग्रीकल्चर डायरेक्टर भी नहीं कर पाएगा कुछ। डिप्टी कमिश्नर है, उनको तो बहुत कुछ करना है अपने डिस्ट्रिक्ट में, एसएसपी है पुलिस के, उनको भी पावर बहुत होती है और चाहिए भी। So power is part of the duty, but
दैट काइंड ऑफ फीलिंग के हम बहुत ज्यादा हाई उसमें हैं, वो थोड़ी बैलेंस्ड होनी चाहिए। कोई हर्ज नहीं है इसमें फीलिंग ये करना कि हम एक स्टेटस वाली पोस्ट पे आए हैं, हम मेहनत करके आए हैं, लेकिन अपने आप को शाबाशी देते हुए हमें मेहनत भी करनी है, ये ऑफिसर्स को पता है। और ट्रेनिंग भी ऐसी होती है कि उनको ये पता चल जाता है कि लाइफ वर्क बैलेंस और पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस बहुत जरूरी है। ये जब कोई भी बड़ी या हायर पोस्ट की बात आती है तो एक वर्ड है करप्शन, वो इसमें जरूर जुड़ता है कि कहीं ना कहीं हर एक फील्ड में करप्शन। आपने कभी अपने मतलब एक सर्कल में इफ समवन इज डूइंग रॉन्ग तो आपको पता चल जाए, तो आप लोगों के सर्कल में भी ये चीज होती है कि आपको पता होता है कि कौन करप्ट है और कौन अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा है ऐसे? काफी लोगों को पता होता है, ये पब्लिक को भी पता होता है। अगर कोई ज्यादा गलत इंडल्ज कर रहा है ऐसी चीजों में, तो पब्लिक में भी रेपुटेशन वही बन जाती है। और पब्लिक को पहले ही पता होता है जब कोई ऑफिसर किसी पोस्ट पे आते हैं कि ये कैसे हैं, वो रेपुटेशन ट्रैवल करती है। लेकिन जितनी करप्शन आपको लगती है गवर्नमेंट में है, बाहर से लगती है, उतनी नहीं होती। जो जो एक परसेप्शन है, पुलिस है, जैसे पुलिस एक विजिबल फेस है गवर्नमेंट। मेरे फादर पुलिस में रहे हैं और सीनियर लेवल पे रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जो कांस्टेबल सड़क पे खड़ा है, वो कितने बजे उठ के आया है ड्यूटी पे, आपको अगर कोई बताएगा। वो 4:30 बजे सुबह अगर पहुंचा है और अभी दोपहर के 2:30 बज गए हैं, गर्मी है, he has not had even lunch at times or even breakfast. He is there, so we should sympathize with that police official and we should see कि उनकी ड्यूटी और वर्क आवर्स कंडीशंस क्या है। अब जो करप्शन है वो कहाँ से आता है? वो सोसाइटी से ही है। वो कोई बाहर से नहीं आए हैं, पुलिस या सिविल सर्विसेज के लोग। सोसाइटी में जितनी करप्शन है उतनी ही सर्विस में दिखेगी। सो इट हैज टू बी रिड्यूस्ड इन द होल सोसाइटी। तो अगर हम देखते हैं कि कितने लोग करप्ट हैं या कितनी करप्शन है, उस हिसाब से मैं आपसे ये कहूंगा, बिल्कुल क्लियरली कहूंगा कि जितनी करप्शन हमें बाहर से लगती है उतनी नहीं है। हाँ, जरूर एग्जाम्पल्स होते हैं, और वो एग्जाम्पल्स जो करप्शन के होते हैं वही फिर उनका ही चर्चा ज्यादा होता है। जो ऑनेस्टली काम कर रहा है उसका कोई चर्चा नहीं होता। वो कहते हैं गुड न्यूज इज नो न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज एंड गुड न्यूज इज नो न्यूज। कोई अच्छे से काम कर रहा है उसकी कोई बात ही नहीं कर। So that is quite simply what is happening. Great answer. I think इतनी अच्छे से no one Thank you. have ever explained, but great. आपने ऐसा कौन सा डिफरेंस देखा बिफोर वो आईएएस वाली जिंदगी जीने के पहले और उसके बाद, बनने से पहले और बनने के बाद? ये जो लाइफ को लेके एक पर्सपेक्टिव है या लोगों को लेके, वो कुछ चेंज हुआ? हाँ, बिल्कुल पर्सपेक्टिव चेंज होता है। जैसे मैं सिटी बॉय था, मैं सर्विस में आया तो मैं चंडीगढ़ में रहा, दिल्ली में रहा, कुछ मेरे फादर लंदन भी पोस्टेड थे तो वहां भी रहा हूँ। अब गांव में जब मैं गया तो मैंने भी देखा कि ये डिफरेंट कंडीशंस हैं। हालांकि मेरे फादर एक विलेज से ही थे, तो हम लोग विलेज में जब जाते थे अपने दादा दादी जी के पास, तो हमने भी देखे भी थे विलेज लाइफ, लेकिन कभी रहे नहीं वहां पे ज्यादा। तो मैंने जब जैसे किसी गांव में जाना तो मैं काफी कोशिश करता था सीखने की, और गांव के लोगों से मेरा कुछ रैपो, एक बातचीत करने का ढंग ऐसा था, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे ही उनसे बात करता था। तो उनको अच्छा लगता था। कालका में मैं रहा 3 साल एसडीएम, तो वो मेरा सबसे एक ऐसा पीरियड था जब मैं यंग ऑफिसर था और गांव में ज्यादा जाना होता था। तो आई एंजॉयड दैट पीरियड, और विलेज लाइफ देखी मैंने बड़े नजदीक से। तो आई एंजॉयड इट, मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा मैं कुछ कर सकता हूँ इन लोगों के लिए। और गांव का जो आदमी होता है वो सिंपल होता है, उसकी सिंपल डिमांड्स होती है। सिटी में ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिमांड्स होती हैं कि वो जोमेटो वाला जो है वो यहाँ नहीं आ पा रहा है तो ये गेट बंद है और यहाँ से गेट बंद है, ये कॉम्प्लेक्स डिमांड है। लेकिन गांव वाले की डिमांड है कि हमारे यहाँ जो फ्लड आता है उसके लिए आप हमारे चैनल बनाइए ताकि फ्लड ना आए। तो यू सी, जितना हम अर्बन लाइफ में या मॉडर्न लाइफ में जाएंगे उतना ही मेरी डॉटर है, वो कहती है पापा ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है। फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या है कि वो डोमिनोज वाला लेट हो गया, वो आपका जो लिपस्टिक का कलर नहीं मिला, या आपका वो परफ्यूम नहीं मिला। ये तो स्पॉइल्ड लोगों की प्रॉब्लम है ना हमारी। लेकिन जो गांव वाले की प्रॉब्लम्स है वो जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती है मोस्टली। ऑफ कोर्स देयर आर प्रॉब्लम्स इन द विलेज व्हिच कुड बी ड्यू टू कम्युनिटी, कास्ट और अदर डिविजन्स, वो आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। बट एनीवे, You are from Haryana, sir? I heard this. I was born in Delhi, lived in Chandigarh, but my father was from Haryana, definitely.
My mother was from Himachal, and yes, I am from Haryana. Okay, you are from Haryana. And आजकल मतलब अभी इस दौर में हरियाणा से I can say हर एक फील्ड में you can say sports, academics या फिर other curricular activities बहुत लोग आगे जा रहे हैं. I was also from the Haryana Civil Service. My father was in the IPS cadre of Haryana. Then from Haryana Civil Service, I came to the Haryana IAS cadre. And I live in Panchkula, which is also in Haryana, though it's next to Chandigarh. Right. But then I travel across India. So now I think I'm more from India than Haryana, but that's fine. I am originally from Haryana. You are doing you did such a great thing for our nation earlier and even now. Abhi bhi you are mentoring people who experience you are using that. So wonderful. Trying my best, and I resigned 7 years ago for this very purpose. Because I became a motivational speaker in service. But I realized that in service, I cannot do so much motivational speaking because I have a lot of work. Right. And then taking chutti for motivational speaking was not the right thing to do. So now I resigned and I go across India. I talk to the youth like you, and I give my best answers, whatever is possible, or I give a lecture, I give a talk, I travel and I speak. That's what I do. And people need someone like you. To be very honest, sir, क्योंकि आज के टाइम पे गलत इंफॉर्मेशन देने वाले या फिर डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है लोगों की लाइफ में. So we need डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, उनको बैलेंस डिस्ट्रैक्शंस को बैलेंस करना बहुत जरूरी है. ओवर थिंकिंग को कम करना बहुत जरूरी है. I talk on these things on my Instagram and my YouTube channel. I have a lot of videos on this. So I was saying कि आजकल distractions बहुत है, गलत information बहुत है. So if we are getting someone like you, जिसके पास इतने साल का तो experience है, plus you have done so much, so it's wonderful. So I'm talking to someone like you. I myself feels very motivated. But you're asking good questions. I am impressed with your questions and the way of asking. The way you're asking the questions, I am quite impressed. Well done. We'll meet you one day, sir. Definitely. ये जोश जो आपने इस podcast में भरा है, this was like amazing. I always accept the invitation from youngsters like you. I have done many podcasts with youngsters like you, but maybe you are one of the youngest who has interviewed me, so I'm happy about it. Thank you, sir. And in last, that's it for this podcast. And thank you so much for coming, sir. Thank you so much for giving your precious time. Thank you, Muskan. Best of luck. Thank you so much, sir. Loved it.